तो वेलकम टू द क्लास। और आज का टॉपिक है हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या होता है। जो लॉ है, जो विधि हम पढ़ रहे हैं, तो अलग अलग विधि पढ़ते हैं, पीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, ये सब मिलकर विधि बनाती है। विधि मतलब कानून। तो कोई चीज का होती है, उसका उद्देश्य क्या होता है, तो उसको पढ़ने का एक शाखा होती है। वैसे विधि जो है, विधि क्यों बनाई जाती है, आखिर आवश्यकता ही क्या है विधि को बनाने का, कानून का। क्या समाज बिना विधि के नहीं रह सकती? इसका उद्देश्य क्या है, इसका ऑरिजिन कहाँ है, कहाँ से विधि आती है, इत्यादि चीजें जिस शास्त्र में पढ़ी जाती हैं उसे विधि शास्त्र कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में ज्यूरिस्प्रूडेंस कहते हैं। ठीक है, अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार होते हैं। तो पहले हमने देखा नेचुरल लॉ स्कूल के लोग थे, जिन्होंने अपना मत रखा कि विधि कहाँ से आती है। ठीक है, अब हम देखेंगे हिस्टोरिकल स्कूल के लोगों को, ये क्या बोलते हैं कि विधि कहाँ से आती है, विधि का क्या उद्देश्य होता है। ठीक, ओके। सो सिंपल है, इनका हिस्टोरिकल है ये। यह शास्त्र का ऐतिहासिक स्कूल इस बात पर जोर देता है कि कानून बनाया नहीं जा सकता, ग्रेट, लॉ को बनाया ही नहीं जा सकता, बल्कि लोगों के रीति रिवाजों, परंपराओं और संस्कृति और विश्वासों के समय के साथ विकसित डेवलप होता है। यह कानून की ऐतिहासिक विकास और सामाजिक विकास का परिणाम मानता है। ओके, क्या बोल रहा है हिस्टोरिकल स्कूल? जो लॉ है इसको कोई बना नहीं सकता है, बल्कि जो समाज में, हमारी सोसाइटी में कस्टम है, रीति रिवाज है, ठीक है, यही विधि है। और ये क्या हुआ है, जैसे जैसे सोसाइटी डेवलप हुई, जैसे जैसे समाज डेवलप हुआ है, वैसे वैसे उस समाज में अलग अलग कस्टम आते गए हैं, कस्टम डेवलप होते गए हैं। सो सिंपल। ओके, कानून पाया नहीं जाता है, और सॉरी, कानून पाया जाता है, कानून बनाया नहीं जाता है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है? हमारे रीति रिवाजों में। यदि केंद्रीय विचार ऐतिहासिक स्कूल को यही केंद्रीय विचार हिस्टोरिकल स्कूल को एनालिटिकल और नेचुरल स्कूल जैसे अन्य स्कूलों से अलग करता है। कौन सा विचार? देखो, एनालिटिकल कहता है कि कानून बनाया जाता है, ठीक है। नेचुरल लॉ कहता है कि कानून तो बनाया जाता है, बट कहाँ से? यूनिवर्सल, कुछ कानून यूनिवर्सल होते हैं, ठीक है। बट हिस्टोरिकल क्या कहता है? कोई कानून नहीं बनाया जाता, कानून जो है पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? कस्टम से में। ठीक है, डेफिनेशन। ऐतिहासिक विचारधारा कानून को समाज के अचेतन और जैविक विकास के रूप में परिभाषित करती है। ऐसी यह औपचारिक विधान या संप्रभु के आदेशों से नहीं, बल्कि वोल्कस गेस्ट या जनता की भावना से उत्पन्न होती है। सो व्हाट इज वोल्कस गेस्ट? या जनता की भावना, जनता की आत्मा, जनता की आत्मा क्या है ये? तो ये हिस्टोरिकल स्कूल के फादर है सैविनी, ठीक है, उन्हीं की दी हुई थ्योरी है वोल्कस गेस्ट, जिसका अर्थ होता है जनता की आत्मा। ठीक है, ओके। की फीचर्स क्या होते हैं हिस्टोरिकल स्कूल के? जैविक विकास, कानून भाषा नैतिकता की तरह स्वाभाविक रूप से विकसित होता है। हिस्टोरिकल स्कूल के अनुसार जो विधि होती है, जैसे एक बच्चा है अपने आप नेचुरल रूप से विकसित होता है, या कोई लैंग्वेज है वो अपने आप नेचुरल रूप से क्या होती है? विकसित होती है। स्वभाव है, हमारे अंदर मोरालिटी है, वो भी अपने आप विकसित होती है। वैसी जो विधि है वो भी अपने आप नेचुरल रूप से समाज में विकसित होती है। ठीक है, तो कैसे विकसित होती है? बाई कस्टम। हमारे समाज में जो रीति रिवाज, परंपराएं हैं, यही विधि है, यही विधि का प्राथमिक स्रोत है। ठीक है, कानून यूनिवर्सल नहीं है। क्यों नहीं है? देखो, नेचुरल लॉ कह रहा था कि कानून यूनिवर्सल है, कुछ कानून सब जगह एक जैसे होते, जैसे मानवाधिकार हो गया, है ना। बट ये कह रहा है नहीं, कानून यूनिवर्सल नहीं होता, सार्वभौमिक नहीं होता है। ठीक है, हर एरिया का अपना अलग कस्टम होता है, अपना अलग संस्कृति होती है, अपनी अलग परंपरा होती है। इसलिए कानून जो है हर समाज में भिन्न भिन्न रूप में होता है। ओके, सो हुई मेजर थिंकर्स, मेजर जो वो हैं इनके ज्यूरिस्ट हैं हिस्टोरिकल स्कूल के, कौन है? तो सबसे पहले हैं फ्रेडरिक कार्ल वॉन सैविनी। ठीक है, ये सैविनी 1779 से 1861 तक थे ये कौन है?
ये हिस्टोरिकल स्कूल के फादर है, ठीक है। ओके, ऐतिहासिक स्कूल की इन्होंने स्थापना की थी। तो ये कोई स्कूल नहीं है जो कोई सी एरिया में है, इनका मतलब ये है कि जो हिस्टोरिकल स्कूल है, हिस्टोरिकल स्कूल मतलब वो व्यक्ति जो विधि की उत्पत्ति कस्टम से मानते हैं, ठीक है, रीति रिवाजों से मानते हैं, उन सब व्यक्तियों को एक लाइन में रखा जाता है। और जिस लाइन में रखा जाता है, जिससे मान लो फॉर एग्जाम्पल अलग अलग विचार के लोगों को अलग अलग कमरे में रख दो, तो इस विचार के लोग जो विधि को रीति रिवाज से उत्पन्न मानते हैं और समाज के साथ धीरे धीरे डेवलप मानते हैं, उनको जिस कमरे में रखा गया उस कमरे का नाम है हिस्टोरिकल स्कूल, ठीक है। तो इसके फर्स्ट व्यक्ति जो थे, जो विधि को कस्टम के साथ डेवलप माने हैं, वो थे सेवेनी, ठीक है। सेवेनी नाम याद रखना। इन्होंने क्या किया था, देखो जर्मन कानून में, जर्मन कानून था उसका संहिताकरण किया गया था, उसका विरोध किया था, ठीक है। और इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट अवधारणा दी थी, कई बार पूछा गया है, वोक्सगेस्ट का, ठीक है, इसको याद रखना, वो, ठीक है। अगर इंग्लिश में याद रखना तो वो दिखा रहे हैं वोल्कसगेस्ट, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है, एलएलएम के एंट्रेंस में नेट ज्यादा जब पूछा गया है, ठीक है। क्या अर्थ होता है इसका? यह एक जर्मन शब्द है, क्योंकि देख के लग रहा है कि इंडियन नहीं है, इंग्लिश का नहीं है, ठीक। जिसका अर्थ होता है जनता की आत्मा, ठीक। सेवेनी के अनुसार कानून मनुष्य द्वारा बनाया नहीं जा सकता, ठीक है। क्यों ये कह रहे हैं? क्योंकि जर्मनी में कानून का संहिताकरण हो रहा है, कानून बनाया जा रहा है, उसको लिखा जा रहा है। तो ये कह रहे हैं ना, कानून का मनुष्य कैसे बना सकता है? बल्कि कानून क्या है, किसी देश में, किसी एरिया में जो परंपराएं हैं, जो रीति रिवाज है, जो उसकी संस्कृति है, जो उसका ऐतिहासिक अनुभव है, हिस्टोरिकल अनुभव जिसके साथ वो डेवलप हुआ है, ठीक है, उसी के साथ साथ कानून भी डेवलप हुआ है। इसको आप बना नहीं सकते, बल्कि जो कस्टम है उसी को आप एज ए लॉ मान लो, ठीक। उसके बाद दूसरे आते हैं सर हेनरी मैने, ये भी इंपॉर्टेंट हिस्टोरियन है, ठीक है। इन्होंने क्या कहा, इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस ठीक में हिस्टोरिकल स्कूल की स्थापना की। मतलब इंग्लिश स्कूल में ऐतिहासिक परंपरा, ऐतिहासिक विधि को मान्यता दी, ठीक है। इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, उसका नाम है एंशिएंट लॉ। देखो नाम पढ़ के ही लग रहा है एंशिएंट लॉ है ना। एंशिएंट लॉ मतलब वो विधि जो बहुत पुरानी और अभी तक चली आ रही है। इसको आप नेचुरल लॉ से मत जोड़ देना, ठीक है। नेचुरल लॉ मतलब नेचर से जुड़ी हो। एंशिएंट लॉ मतलब एंशिएंट क्या होता है, कस्टम, और कस्टम मतलब हिस्टोरिकल लॉ, ठीक। की इनकी की थ्योरी क्या थी, एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी इज फॉर्म स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट। इन्होंने क्या कहा था, स्टेटस से कॉन्ट्रैक्ट की तरफ से सोसाइटी जा रही है, मतलब स्थिति से संविदा की ओर जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो फॉर एग्जांपल पहले लोग क्या करते थे, किसी इंडियन सोसाइटी के लेते हैं, यहाँ पे कास्ट के अनुसार लोग काम करते थे, जिसका जैसे कास्ट रहता था वो अपने स्टेटस के अनुसार काम करता था, ठीक है। फिर अब क्या है, अब लोग योग्यता के अनुसार काम करते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, भले योग्यता एग्जाम पास कर लिया, पर हर एग्जाम के बाद एक संविदा कराई जाती है ना। ओके, एग्जाम्पल देख लो, अर्ली सोसाइटी स्टेटस बेस्ड थी, जैसे फॉर एग्जाम्पल कास्ट वाली फैमिली थी। मॉडर्न सोसाइटी जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस इत्यादि। ओके, किस चीज पर हेनरी मैन फोकस करते हैं, हेनरी मैन नाम इनका। लॉ शुड बी स्टडीड हिस्टोरिकली, ये कहते हैं कि जो विधि का अध्ययन है वो ऐतिहासिक रूप से के परिप्रेक्ष्य में किया जाना चाहिए। ओके, लीगल इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व फ्रॉम फैमिली एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। ये कह रहे हैं जो विधिक संस्थाएं हैं ये कहाँ से आनी चाहिए, तो सबसे पहले फैमिली से आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि फैमिली भी अपने कस्टम मानती होगी। उसके बाद धार्मिक जो इंस्टीट्यूशन है वहां से आनी चाहिए। ये इनको तो हिस्टोरिकल स्कूल में होना चाहिए था, सॉरी नेचुरल स्कूल में होना था, हिस्टोरिकल में तो नहीं। उसके बाद आते हैं पुस्ट ना, ये भी जर्मन के जूरिस्ट हैं, ठीक है, जर्मन जूरिस्ट हैं। इनका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इन्होंने सेवेनी के आइडिया को सपोर्ट किया। देखो सेवेनी भी जर्मनी से ही थे लगभग, जर्मनी में जो वो बन रहा था संहिताकरण हो रहा था उसका विरोध किया। उसके बाद तुस्टा है, इन्होंने क्या किया, सेवेनी के सिद्धांतों का सपोर्ट किया, तो जाहिर सी बात है ये भी हिस्टोरिकल होंगे। बिलीव्ड इन डुअल सोर्स ऑफ कस्टम एंड ज्यूरिस्ट। ये थोड़ा सा सेवेनी से इसलिए अंतर हो रहा है, तो पहला प्राथमिक स्रोत तो ये कस्टम को ही मान रहे हैं,
उसके बाद विधि शास्त्रियों को भी थोड़ा सा रिस्पेक्ट दे दे रहे हैं, ठीक है। इनका व्यू क्या था, जूरिस्ट प्ले अ मेजर रोल इन रिफाइनिंग एंड डेवलपिंग लॉ एंड कस्टम्स। इनका मानना था कि रीति रिवाज ही कानून है, बट जो हमारे विधि शास्त्री होते हैं, जूरिस्ट मतलब जो जूरिस्ट और मान लो जज वगैरह मान लो, ये क्या करते हैं, इन्हीं विधियों को डेवलप करते हैं, इनको रिफाइन करते हैं, ठीक है, कस्टम्स को। उसके बाद आते हैं यूजर, लगता है सारे जर्मन ही थे क्या हिस्टोरिकल में, हिटलर के देश के सब थे, ठीक है। इन्हें देखो ये याद रखना, इन्हें ये आए तो 70 के बाद है, ठीक है, लेकिन इन्हें सॉरी ये जो है इन्हें ना 70 का पूर्ववर्ती कहा जाता है, ठीक है, प्री डिसेशर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये भी मानते थे कि जो विधि है वो जो समाज में रीति रिवाज है, परंपराएं हैं, उनका दर्पण होनी चाहिए, मतलब उन्हीं के अनुसार होनी चाहिए। इतनी ह्यूज बात ये कहकर चले गए। अब देखो ह्यूजो को हमने नेचुरल स्कूल में भी पढ़ा था, ठीक है, इसी थे तो ये न्यूट्रल स्कूल के, बट चूंकि थोड़ा सा सेवनी से भी मिल रहे हैं, इसीलिए हिस्टोरिकल स्कूल में भी इनको रख दिया है, और इन्हें सेवनी से पूर्ववर्ती भी कह दिया गया है, ठीक है। हिस्टोरिकल स्कूल वर्सेस अदर स्कूल, हिस्टोरिकल स्कूल और अन्य स्कूलों में थोड़ा सा अंतर देख लेते हैं। तो हिस्टोरिकल स्कूल एनालिटिकल और नेचुरल में देखते हैं, ठीक है। ऑरिजिन क्या है, देखो हिस्टोरिकल स्कूल कहाँ से ऑरिजिन होता है, कस्टम और ट्रेडिशन से। हिस्टोरिकल स्कूल रीति रिवाज और परंपराओं को विधि मानता है। एनालिटिकल क्या मानता है, तो एनालिटिकल अभी हमने पढ़ा नहीं है, बट हमने पढ़ा था क्या, ऑस्टिन। ऑस्टिन क्या कहते हैं, लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरेन, मतलब जो प्रमुख है देश का, ठीक है, उससे विधि आती है। जबकि नेचुरल लॉ क्या कहता है, नेचर और युक्तियुक्त तर्क से विधि आती है। फिर रोल ऑफ स्टेट, राज्य का क्या महत्व होता है इन स्कूलों में, ठीक है। जब हिस्टोरिकल, जब विधि कस्टम से जुड़ी हो तो उसमें राज्य का बहुत इंटरफेयर नहीं हो सकता, ठीक है, मिनिमल होता है। लेकिन जब एनालिटिकल है, जहां संप्रभु ही कानून बना रहा है, ठीक है, तो वहां पर तो राज्य सेंटर पे रहती है, ओके। और जब नेचुरल लॉ है, जैसे मानवाधिकार है वगैरह, तो अगर स्टेट इन सबको सपोर्ट करता है मानवाधिकारों को, तो उसकी इंपॉर्टेंस है। अगर वो चाहे तो इनको रोक भी सकता है, ठीक है, एंटी नेचुरल भी हो सकता है। डिनाइड, कौन सी चीजें ये स्कूल नहीं मानते हैं, तो हिस्टोरिकल स्कूल जो है विधि में परिवर्तन को नहीं मानता है, ठीक है, किसी भी परिवर्तन को नहीं मानता है, जैसे परंपरा रूढ़ी चल रही है वैसे कानून चलता रहे। एनालिटिकल स्कूल कह रहा है कि नहीं, विधि जो है समय के साथ परिवर्तित होनी चाहिए, उसमें इवोल्यूशन होना चाहिए, ठीक है, ओके। और नेचुरल स्कूल क्या हो रहा है कि विधि जो है लेजिस्लेटिव हो सकती है, बनाई जा सकती है, बट उसमें हमेशा मोरल का ध्यान देना चाहिए। चलो, सोर्सेस ऑफ लॉ एज पर हिस्टोरिकल स्कूल, तो हिस्टोरिकल स्कूल के अनुसार जो विधि है उसके सोर्स कहाँ है, मतलब विधि कहाँ से आ सकती है, कहाँ से बनाई जा सकती है, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा कि विधि को हम लोगों को जो हमारे यहाँ कस्टम चल रहा है उसी को ओल्डेस्ट एंड मोस्ट रिलायबल सोर्स का है। विधि का सबसे अच्छा सोर्स का है जो हमारे यहाँ रीति रिवाज चल रहा है। फिर हमारे यहाँ जो परंपराएं ट्रेडिशन चल रहा है, ठीक है। उसके बाद जो धर्म चल रहा है, अर्ली लॉज डिराइव्ड फ्रॉम रिलीजियस बिलीफ्स, धार्मिक परंपराएं जो है। और उसके बाद जो जुडिशियल डिसीजन है, ठीक है, जो कस्टम से मैच करते हैं और नॉर्म्स को इवॉल्व करते हैं, ठीक है, रिफ्लेक्ट इवॉल्व नॉर्म्स। और पांचवा है राइटिंग ऑफ जूरिस्ट्स, जो विधि शास्त्री हैं। कैसे विधि शास्त्री, जो कस्टम के बारे में अपनी बातों को लिखते हैं, उसको भी हम विधि बना सकते हैं। कुल मिलाकर इनका कस्टम, परंपराएं, रीति रिवाज ही विधि है। फिर चाहे वो धार्मिक रूप से हो, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, चाहे कोई ज्यूरिस्ट उसको बना रहा हो, वो किसका रिफ्लेक्शन होना चाहिए, वो कस्टम्स का, रीति रिवाजों परंपराओं का रिफ्लेक्शन होना चाहिए। चलो, अब ये कस्टम को अगर विधि बोल रहे हैं तो ऐसा भी क्या है कस्टम में, रीति रिवाज में, वो भी देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंस है उसकी। देखो, जो कस्टम होता है वो हमारे सोसाइटी में एक लॉन्ग एक्सेप्टेड सोशल बिहेवियर होता है, ठीक है, परंपरा जो हमारे यहाँ होती है। फॉर एग्जाम्पल, लड़कियां शादी करके लड़कों के यहाँ जाएंगे, ये परंपरा है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट में जाओ तो शायद आई थिंक मेघालय या मणिपुर में
वहां लड़के शादी करके लड़कियों के यहाँ जाते हैं, तो कस्टम क्या होता है, एक परंपरा हो जाती है, ठीक। द कॉमन लॉ एग्जाम्पल देखते हैं। द कॉमन लॉ सिस्टम इन इंग्लैंड ग्रू फ्रॉम कस्टमरी लॉ। जो देखो, इंग्लैंड का जो लॉ है वो लिखित नहीं है, वो धीरे धीरे डेवलप हुआ है बाय ज्यूरिस्ट इन केसेस, ठीक है, जिसको कॉमन लॉ कहते हैं। और इस पर जो सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट, जो असर डालता है, अफेक्ट डालता है, वो है वहां का कस्टम। और अगला है, इवन टुडे मेनी पर्सनल लॉ लाइक हिंदू मैरिज कस्टम्स डिराइव फ्रॉम ट्रेडिशंस। और इंडिया में भी कई ऐसे तुमको लॉ मिलेंगे जो कस्टम पर आधारित हैं, ठीक है, फॉर पर्सनल लॉ, हिंदू मैरिज लॉ, मुस्लिम मैरिज लॉ इत्यादि। बट इसका मतलब नहीं सारे लॉज जो है कस्टम पर आधारित है। चलो अब थोड़ी सी इसकी क्या करते हैं, आलोचना भी कर लेते हैं हिस्टोरिकल लॉ की, बहुत बड़ाई होगी, बहुत जान ली इसके बारे में, क्या प्रॉब्लम है इसके साथ। हिस्टोरिकल लॉ के साथ सबसे पहला प्रॉब्लम है कि ये रिफॉर्म के अगेंस्ट है। ये कहता है भैया जो ट्रेडिशन से जुड़े चिपके रहो, कोई भी नई चीज नहीं एक्सेप्ट करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर सती प्रथा चल रही है तो चलने दो, नो नीड टू कट इट, ओके। ओवर emphasize on past, ignores present and future needs of society। क्या करता है, जो पुरानी परंपराएं उसी से जुड़े रहो, भविष्य में चाहे 21st सेंचुरी चले चाहे 31st, नो नीड सॉरी मॉडर्न नीड्स की को पूरा करने की कोई जरूरत नहीं है, ओके। neglects rules of legislation in modern states, legislation plays a dominant role। वर्तमान में जो हमारी विधायिका है वो विधि बनाने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है, बट हिस्टोरिकल लॉ की कोई जरूरत ही नहीं। क्या जरूरत है, जब कस्टम है तो क्या जरूरत है अलग से आपने क्या कर दिया है, विधायिका बना दी, इतना बड़ा ढांचा खड़ा कर दिया कानून बनाने के लिए, जब कानून तो ऑलरेडी सोसाइटी में उपलब्ध है, ठीक। नो यूनिवर्सल लॉ, ये किसी भी यूनिवर्सल लॉ को मान्यता नहीं देती। यूनिवर्सल लॉ मतलब जो संपूर्ण विश्व में हर व्यक्ति के लिए एक समान लागू हो। फॉर एग्जाम्पल, बिना किसी दंड के किसी को सजा न दी जाए, है ना, हर व्यक्ति को दंड देने से पहले सुना जाना चाहिए। ये सब क्या है, यूनिवर्सल लॉ। दुनिया में जितने भी देश, सबको सबको ये चीज अपने यहाँ लागू करनी ही चाहिए, सामान्य बेसिक ह्यूमन राइट्स है। छोट कहता है हिस्टोरिकल लॉ कहता है नहीं, वहां का जो कस्टम हो आप ऐसे चलो। फॉर एग्जाम्पल, तालिबान में जब पत्थर से औरतों को पीट के मारते हैं तो उनको नहीं सुना जाता है, ठीक है, ओके। तो वहां कस्टम लॉ है। अनफिट फॉर डेवलपिंग नेशंस, नेशंस लाइक इंडिया नीड्स रैपिड लीगल डेवलपमेंट, नॉट जस्ट इवोल्यूशन। तो जो देश विकासशील हैं या बहुत ज्यादा रूढ़िवादी हैं, उनके ये डेवलपमेंट में यूज हो ही नहीं सकता। क्यों, जैसे इंडिया में अगर हम रूढ़िवादी कस्टम से जुड़े रहेंगे तो हमारा कभी डेवलप नहीं हो पाएगा। चलो, रिलेवेंस इन मॉडर्न टाइम्स, तो कोई ऐसा तरीका है जहां पर ये प्रेजेंट टाइम में यूज हो रहा है, ओके। सो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस देख लेते हैं, किस तरीके से ये पॉजिटिव तरीके से हमारे समाज को प्रभावित करता है। ये हमारे कस्टमरी लॉ को प्रिजर्व करने में, मतलब हमारे रीति रिवाजों के जो कानून है उनको प्रिजर्व करने में सहायता देता है। इन्फ्लुएंस्ड लीगल हिस्ट्री एंड कंपैरेटिव लॉ स्टडीज, क्या करता है, हमारी विधिक जो इतिहास है उसको प्रभावित करता है। प्लस अगर हमें कंपैरेटिव स्टडी करनी हो अलग अलग देशों की तो वहां पर भी फायदा करता है। क्या लिमिट है, टुडे मॉडर्न लीगल सिस्टम रिलाई मोर ऑन इंस्टीट्यूट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। जो मॉडर्न विधिक संस्थाएं हैं, विधिक स्थितियां हैं, वो हमारे संविधान जैसे और विधायिका जैसे ढांचों पर अधिक निर्भर है, ना कि किसी कस्टमरी लॉ पर, ठीक है। इट्स इम्पैक्ट इज विजिबल इन कॉमन लॉ सिस्टम, पर्सनल लॉज एंड कस्टम बेस्ड एडजुडिकेशन। फिर भी अगर हम देखेंगे तो जो पर्सनल लॉ है इंग्लैंड का, हमारा जो कस्टम बेस्ड है और कॉमन लॉ सिस्टम है, उस पर उसका प्रभाव दिखता है। चलो कुछ इंपॉर्टेंट केसेस इन इंडियन हिस्ट्री देख लेते हैं, सॉरी इंडियन लीगल सिस्टम में देख लेते हैं, जो कि हिस्टोरिकल प्रिंसिपल को अपने अंदर अंतर्निहित करते हैं। कुछ ऐसे केसेस जो रिफ्लेक्ट करते हैं हिस्टोरिकल प्रिंसिपल को। सो नराशु अप्पा माली वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1952। इस केस में जो है कस्टम को एज ए सोर्स ऑफ लॉ अंडर आर्टिकल 13(3) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज किया गया था। आर्टिकल 13 में
विधि की परिभाषा दी है, ठीक है, उसको देख लेना जाके। ओके, दूसरा है मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम। मेंटेनेंस से संबंधित है मुस्लिम लॉ में, है ना। रेज्ड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रिलीजियस कस्टम एंड स्टेटरी लॉ अंडर पर्सनल लॉ। तो क्या था रिलीजियस कस्टम की मुस्लिम महिला को तलाक के बाद सिर्फ इद्दत काल तक क्या मिलेगा, मेंटेनेंस मिलेगा, जबकि सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी कहता है किसी भी महिला को मेंटेनेंस उसके पति से मिलेगा चाहे डिवोर्स हो गया हो। मैक्सिम्स कुछ देख लेते हैं। सो पहला है consuetudos esto optima legum interpres custom is the best interpreter of law। सो इसको तो अगर याद करना हो तो ऐसे याद कर लेना, इंटरप्रेस इंटरप्रेटर का हो गया, ठीक है, और लीगम लॉ के लिए हो गया, ठीक है। क्या अर्थ होता है इसका, जो कस्टम होते हैं वो विधि का सबसे अच्छा निर्वचन करते हैं, ठीक है। दूसरा हो गया लेक्स नॉन स्क्रिप्टा। देखो नॉन का मतलब होता है नहीं, लेक्स का मतलब होता है लॉ। देखो क्लास में भी लिखा हुआ है लॉ लेक्स विद्या, है ना, हमारे क्लास के उसमें लिखा हुआ है। और स्क्रिप्टा मतलब होता है स्क्रिप्चर, स्क्रिप्चर मतलब होता है कोई भी लिखित चीज, ठीक है। तो लेक्स नॉन स्क्रिप्टा का मतलब हो गया विधि लिखित नहीं होती, लॉ दैट इज नॉट रिटन। कौन सी लॉ लिखित नहीं है, कस्टमरी लॉ लिखित नहीं है। लेक्स लॉ की, तो लेक्स का मतलब हुआ विधि, और लॉ का मतलब होता है लोकल, क्या होगा, लोकल, और लेक्स का मतलब होगा विधि। तो लोकल की विधि, ठीक है, किसी एरिया में जो विधि लगती है उसको, ऐसी विधि को क्या कहते हैं, कस्टम लॉ, ठीक है। वॉल्यूटस पॉपुली सुप्रीमा लेक्स, ये हमने नेचुरल लॉ में भी देखा था, नहीं नेचुरल लॉ में नहीं देखा था, सुप्रीमा लेक्स देखा था, ठीक है। और वहां पे हमने देखा था कि कोई भी विधि क्या होनी चाहिए, लोगों के सर्वोच्च भले के लिए काम करनी चाहिए। यहाँ पे क्या होगी कि जो लोगों की इच्छाएं होती हैं वो सब सर्वोच्च विधि है, ठीक है। पॉपुली मतलब होगा पीपुल, सुप्रीमा लेक्स मतलब सर्वोच्च विधि। वॉलेंट्री मतलब होगा वॉलेंट्री, वॉलेंट्री मतलब हो गया विल, ठीक है। तो लोगों की जो इच्छाएं होती हैं वो सर्वोच्च विधि होती है। तो हर एरिया का एक कस्टम होता है, उसी के हिसाब से लोगों की इच्छा काम करती है, तो कस्टम क्या हो गया, सर्वोच्च विधि हो गई, इसका ये मतलब होगा। चलो, नाउ इन्फ्लुएंस ऑफ ऑन इंडियन लीगल सिस्टम। सो भारतीय विधि पे कहाँ इसका प्रभाव है, ये तो हमने देखा ही है। हिंदू और मुस्लिम पर्सनल लॉज हो गए, बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कस्टम पे ही हैं ये। पंचायती राज सिस्टम, ये भी जो है हिस्टोरिकल कस्टम पे ही आया है, ठीक है। कस्टम रिकॉग्नाइज अंडर सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955। कॉन्ट्रीब्यूशन टू लीगल डेवलपमेंट, कॉन्ट्रीब्यूशन टू लीगल डेवलपमेंट, विधिक विकास में इसका क्या योगदान है, गिवन ऑन स्टेट सेंट्रिक पर्सपेक्टिव टू लॉ, कानून को एक गैर राज्य केंद्रित परिप्रेक्ष्य देता है। एम्फेसाइज्ड द रोल ऑफ सोसाइटी इन लॉ मेकिंग, कानून निर्माण में समाज की भूमिका का निर्धारण करता है। पेव्ड द वे फॉर कॉम्परेटिव लॉ एंड लीगल एंथ्रोपोलॉजी, तुलनात्मक कानून और विधिक मानव शास्त्र के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। की व्यूज क्या है, तो सबसे पहला हमने देखा था जो कि उनका था सेवनी का, वॉल्कस गेस्ट, सेवनी ने दिया था। ये मेन टॉपिक है हिस्टोरिकल लॉ का, क्योंकि फादर ऑफ हिस्टोरिकल लॉ है सेवनी, और जिसका अर्थ होता है जनता की भावना। तो ये याद करना कि वॉल्कस गेस्ट का अर्थ क्या होता है, वॉल्कस गेस्ट का अर्थ होता है स्पिरिट ऑफ द पीपुल, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, ठीक है। दूसरा होता है कि रीति रिवाज ही श्रेष्ठ कानून है, और विधिवक्ताओं को कानून की खोज और विकास करना चाहिए, विधेयकों को नहीं, विधायकों को नहीं, ठीक है। उद्धरण कानून जनजीवन की उपज है और उसके साथ विकसित होती है। क्या क्यूट है इसका, लाइज अ प्रोडक्ट ऑफ द पीपुल्स लाइफ एंड डेवलप्स विथ इट, जो विधि है वो लोगों के साथ पैदा हुई है और उन्हीं के साथ विकसित हुई है। चलो, अब जो ये
वोल्कस गेस्ट है जो सेमिनिन थे, इसका भूमिका क्या है, ठीक है, इसका रोल क्या है। तो ये बोलता है कानून राष्ट्रीय चेतना या लोगों की समान इच्छा की अभिव्यक्ति है, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका अर्थ ही था स्पिरिट ऑफ द पीपल, ठीक है। संहिताकरण का विरोधी है, देखो हमने पहले देखा, जो सेविनी थे हिस्टोरिकल स्कूल के फादर, उन्होंने जर्मन में संहिताकरण का विरोध किया था, जर्मनी में, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो संविधा है वो कानून को अचानक लागू करने की अनुशंसा देता है। जब संहिताकरण होता है किसी कानून का, फिर उसको अचानक लागू कर दिया जाता है, जबकि कस्टमरी लॉ कहता है कि कानून जो है ऐतिहासिक होना चाहिए, इसीलिए दोनों विरोधी हो गए ना। थोड़ा सा क्वेश्चन भी कर लेते हैं, जब इतना कर ही लिया तो, है ना। हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, तो हमने कई बार देखा, ओके। So the phrase law is found not made is best associated with which school of jurisprudence, विधि को पाया जाता है ना कि बनाया जाता है। इन चारों में से कौन सी ऐसी विचारधारा है जिसके साथ ये सबसे अच्छे तरीके से बैठेगा। तो नीचे शुरू करते हैं। सोशियोलॉजिकल स्कूल ना सामाजिक विधि की बात कर रहा है। एनालिटिकल स्कूल, ये तो भैया बिल्कुल विधि बनाने की बात करती है। नेचुरल लॉ स्कूल यूनिवर्सल लॉ की बात करता है, तो ये होगा हिस्टोरिकल स्कूल। और जाहिर सी बात है अभी हम लोग यही स्कूल पढ़ रहे हैं इसलिए आ जाएगा, बट चूंकि अगर आप इसको अर्थ समझ लोगे कि हिस्टोरिकल स्कूल कहता है कि लॉ इज फाउंड मतलब समाज में जो कस्टम है उसी के साथ वो उसी में वो पाया जाता है, तो याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, सर हेनरी मैने सोसाइटी डेवलप्स फ्रॉम, सर हेनरी मैंने ने कहा कि जो समाज है वो विकसित हुआ है किससे किसकी तरफ, फैमिली से, परिवार से सरकार की तरफ। तो भैया सोसाइटी में अब भी परिवार है और सोसाइटी में अब भी सरकार है, ठीक है। सॉवरेनिटी टू एनार्ची, ये होगा ही नहीं, सॉवरेनिटी की बात ही नहीं कर रहा है हिस्टोरिकल स्कूल। नाउ ये दोनों में कंफ्यूजन होगी क्योंकि दोनों एक जैसे। कॉन्ट्रैक्ट टू स्टेटस एंड स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट, तो क्या बोला था, पहले लोग स्टेटस के अनुसार काम पाते थे, अब लोग कॉन्ट्रैक्ट पर काम पाते हैं, ठीक है उसको ऐसे करना है। पहले लोग स्टेटस के अनुसार काम पाते थे, कॉन्ट्रैक्ट पाते हैं, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट टू स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट, देखो ये वाला भी थ्योरी किसी ने दी है, कहाँ किसने दी है, हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। इसलिए बोल रहे हैं स्टेटस से कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। चलो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म वोल्केगेस्ट एज यूज्ड बाय शेवनिन, शेवनिन की जो सिद्धांत है उसका अर्थ क्या होगा, ठीक है। विल ऑफ द सॉवरेन, सॉवरेन की इच्छा ना, सॉवरेन की बात ही नहीं कर रहे हैं हिस्टोरिकल स्कूल। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट, तो हिस्टोरिकल है, हिस्टोरिकल स्कूल संविधान या किसी भी संहिताकरण कानून की बात ही नहीं करता, तो ये भी नहीं होगा। जनरल विल ऑफ द ज्यूरिस्ट्स आर स्पिरिट ऑफ द पीपुल, तो जनरल विल ऑफ ज्यूरिस्ट की तो सख्त विरोध है हिस्टोरिकल स्कूल, तो होगा स्पिरिट ऑफ द पीपल। देखो इसमें तुम्हारा मैंने बस ऐसे बता दिया कि नॉमिनेशन क्या कहते हैं, कैसे कट करके आप सॉल्व कर लोगे, बट इसका डायरेक्ट आपको मीनिंग ही याद करना पड़ेगा। जो इस लोगों की जो इच्छाएं होती है, जनता की जो भावना, ठीक है, वही कानून, इसको ऐसे याद करना पड़ेगा। और हम एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन केसेस हाईलाइटेड द रोल ऑफ कस्टम इन पर्सनल लॉ अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, तो चारों में से कौन सा ऐसा केस था जिसने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 13 के अंतर्गत कस्टम को एक विधि माना और पहली बार ऐसा केस दिया गया था। तो हमने अभी वो केस देखा था, ठीक है। केशवानंद भारती था ना, मोहम्मद अहमद खान, ये वाला केस हमने देखा जरूर था, बट ये आर्टिकल 13 से नहीं है था, बल्कि मुस्लिम लॉ वर्सेस सीआरपीसी सेक्शन 125 से था, तो ये भी नहीं होगा। मेनका गांधी जो है ये केस में भी इनडायरेक्टली थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दिखता है, बट ये वाला केस नहीं होगा, वो केस था अप्पा माली का, ठीक है। तो अप्पा माली याद रख लेना, नराशु अप्पा माली, ओके। अगर आपको क्लास थोड़ी सी भी मतलब हेल्पफुल लगे तो प्लीज सब्सक्राइब, ओके, लाइक एंड ओके शेयर। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास होगी एनालिटिकल स्कूल की।